ओके, तो लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन वेक्टर का। हमने कल रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर पढ़े थे। एक बॉडी थी जिस पे वेक्टर a बार लगा b बार लगा तो दोनों के बीच में एंगल दे रहा था। हमने इसको बोले थे a बार प्लस b बार, उसका मैग्नीट्यूड था अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर ये b बार इधर जाता, हमने इस गुलबन ट्रेस में बनाए थे, इसमें बोले थे माइनस b बार, a बार प्लस माइनस b बार, तो ये बन गया a बार माइनस b बार। इसका मैग्नीट्यूड था अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। और इसके ऊपर हमने बहुत सारे प्रॉब्लम वगैरह जो है तो सॉल्व करे थे। चलो आ जाओ, आज भी हमको ये फॉर्मूला की मदद से कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे एक दो, फिर जो है हम आगे कुछ नया पढ़ेंगे। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया, सम ऑफ टू फोर्सेस इज 16 न्यूटन एंड देयर रिजल्टेंट इज 8 न्यूटन। Resultant is perpendicular to smaller force, then find these two forces। हमसे कहा गया कि भाई दो फोर्स है और वो दो फोर्स का सम कितना है, F1 plus F2 16 न्यूटन, और ये दो फोर्स का रिजल्टेंट कितना है, तो रिजल्टेंट है 8 न्यूटन। और हमें ये दो फोर्स निकालना है। हमने बोले मान लीजिए ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है, और ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, जो कि हमसे कहा गया परपेंडिकुलर टू स्मॉलर फोर्स, परपेंडिकुलर टू स्मॉलर फोर्स। ठीक है, अब मन में ये सवाल आता है सर हमने कैसा क्वेश्चन बनाया कि ये दो फोर्स ऐसे लग रहे होंगे बोल के। अब जाहिर सी बात है रिजल्टेंट हमने बोले कभी क्या हमेशा दोनों के बीच में रहता, तो रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है F1 को, तो F2 इधर ही जाएगा। ठीक है ना, यस। अभी रिजल्टेंट ने F1 के साथ जो एंगल बनाया हम उसको अल्फा बोलते हैं, और वो अल्फा अगर आप तुम यहां पर देखेंगे तो वो अल्फा कितना है पाई बाय 2, और हमें निकालना है F1 और F2 दोनों का वैल्यू। चलो बच्चों इधर अच्छे से क्या करना, ध्यान देना। हम बोलेंगे कि tan अल्फा का फार्मूला क्या है, तो tan अल्फा मतलब रिजल्टेंट ने बनाया हुआ एंगल, तो यहां पे रिजल्टेंट ने F1 के साथ 90 एंगल बनाया, मतलब हमारा जो ये अल्फा है वो अल्फा कितना है 90, किसके साथ बना, F1 के साथ। तो हम क्या बोलते हैं जोड़ीदार न्यूमरेटर में लेना, F1 का जोड़ीदार कौन रहे F2, तो ये हो जाएगा F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा। ठीक है, अब tan 90 कितना होता है, तो tan 90 होता है इंफिनिटी। tan 90 कितना रहता है इंफिनिटी। किसी भी फ्रैक्शन का 3/0 इज इक्वल टू कितना इंफिनिटी, तो किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जब 0 होगा तभी उसका आंसर क्या आएगा इंफिनिटी आएगा। तो ये भी तो फ्रैक्शन हुआ, तो इसका आंसर इंफिनिटी आ रहा, इसका मतलब ये है कि ये डिनोमिनेटर का 0 होना जरूरी है। तो हम बोलेंगे फिर F1 plus F2 cos थीटा इज इक्वल टू 0, तर F2 cos थीटा इक्वल टू काय झालं, हे F1 इकडे प्लस तिकडे गेल्यावर मायनस झालं, तर cos थीटा इक्वल टू काय होईल रे माइनस F1 अपॉन F2 होईल। ये हमारे पास आया cos थीटा। अब ये हमको काम आएगा, अभी अपना रिजल्टेंट का फार्मूला करो, तो रिजल्टेंट का फार्मूला क्या रहता, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। रिजल्टेंट हमें कितना दिया, ये न्यूटन दिया, ठीक है, अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इनटू माइनस F1 अपॉन F2 लिख सकते हैं। तो F2 F2 कैंसिल, तो स्क्वायरिंग में कोसेंट कर दो क्या, तो 8 का स्क्वायर कितना है 64 इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस इनटू माइनस 2F1 का स्क्वायर। इथं आपण काय केलं राजा, स्क्वेअर केला दोन्ही साइडचा, तर हे टोपी काय झाली कॅन्सल झाली, तर 64 इज इक्वल टू F2 चा स्क्वेअर, हा एक लिहा 1 minus 2 माइनस, तर माइनस F1 चा स्क्वेअर, तर या ठिकाणी आम्हाला भेटलं 64 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a माइनस b, a प्लस b। हम फिर बोलेंगे हमको लेकिन F1 प्लस F2 का वैल्यू पता है, अरे वो कितना है 16 न्यूटन है, तो 64 इक्वल टू F2 माइनस F1 इंटू 16, 16 16 16 64
तो F2 माइनस F1 इक्वल टू 64 और F2 प्लस F1 कितना दिया गया है 16 बराबर है सॉरी ये कितना 4 है ना हाँ 16 4 64 तो F2 माइनस F1 कितना है 4 और F1 प्लस F2 है हमारे पास 16 तो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो दोनों को हम ऐड करते हैं माइनस प्लस कैंसिल F2 प्लस F2 2F2 16 बचा 20 तो F2 का वैल्यू कितना आएगा 10 न्यूटन ये हमारे पास F2 है अब हमें जब F1 निकालना है तो अगर ये 10 है दोनों का डिफरेंस 4 है तो जाहिर सी बात है F1 कितना होगा F1 6 न्यूटन होगा यस ये वीडियो स्टॉप करके ये वाला क्वेश्चन तुमने क्या करने का फिर से पर मन से सॉल्व करने का जब तक तुम सॉल्व नहीं करेंगे अपने मन से तब तक तुमको ये आने वाला नहीं है यस तो बेटा ये हो गई सब बात रिजल्ट की हम इसके ऊपर और भी एक चैप्टर खत्म होने के बाद और भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर नीट जेडब्ल्यू के जितने भी क्वेश्चन है हम पूरे क्वेश्चन जो है तो सॉल्व करेंगे चलो अभी हम कुछ आगे बढ़ते और अब हम जो हेडिंग पढ़ेंगे वो हेडिंग ये है ये जो रिजल्ट का फॉर्मूला आया ये एक्चुअल में कहां से आया हम पढ़ने जा रहे हैं अभी ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ठीक है ना तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है कि भाई मान लीजिए कि हमारे पास ये ट्रायंगल है ये ट्रायंगल का नाम है कुछ भी ABC और इसके दो साइड क्या कर रहे हैं दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं P बार और Q बार ठीक है लेकिन इन दोनों वेक्टर का वैशिष्ट्य ये है कि पहला वेक्टर यहां पर खत्म हो रहा दूसरा वेक्टर यहां से शुरू हो रहा देन ये जो तीसरा साइड है ये तीसरा साइड क्या करेगा इन दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा इन दोनों का रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा और उस रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा पहले वेक्टर का पहला पॉइंट से लेकर दूसरे वेक्टर का आखिरी पॉइंट मतलब यू बी से लेके ए तक हम इसको लिखेंगे फिर ये जो है ये p बार प्लस q बार है तो इसका मतलब ये हुआ bc बार प्लस ca बार इज इक्वल टू ba बार देखो अच्छे से ध्यान से when two vectors are represented in magnitude as well as direction along two sides of a triangle taken in order of important है पहला वेक्टर खत्म हुआ दूसरा वेक्टर स्टार्ट हुआ then their resultant is represented along the third side of triangle whose direction is from first point of the first vector to the last point of a second vector यानी कि जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन है वो इंपॉर्टेंट है वो कहां से कहा जाएगा पहले वाले का पहला पॉइंट दूसरे वाले का लास्ट पॉइंट अभी मैं कुछ ट्रायंगल यहां पर आप लोगों के लिए बनाऊंगा आपने जो है इसके आंसर बनाने की कोशिश करना ये ABC बार है हमारे पास एक वेक्टर जा रहा इधर एक वेक्टर जा रहा इधर ठीक है अब हमको पहचानने का इन दोनों का रिजल्टेंट किधर है तो तुम अगर देखेंगे तो ये किधर जा रहा C से तो ये किधर जा रहा अरे यार तो फिर ये टेक इन ऑर्डर है क्या नहीं बराबर है तो वेक्टर का टेक इन ऑर्डर होना जरूरी है पहला खत्म तो दूसरा शुरू यस तो मैं क्या कर देता इसको इस एरो को ऐसा मार देता तो कौन खत्म कौन शुरू A से C खत्म C से B शुरू तो इसको ये खत्म हुआ ये शुरू हुआ तो ये हो जाएगा उनका रिजल्ट अब ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन A to B या B to A ये हमको निकालना है तो ये अगर पहला वेक्टर है तो ये ऐसा डायरेक्शन हो जाएगा हम इसको बोलेंगे फिर AB बार हम A से B आ रहे हैं दैट शुड बी इक्वल टू AC बार प्लस CB बार ठीक है और एक हम ले लेते हमारे पास कुछ इस प्रकार से एक ट्रायंगल दिया गया ABC जिसके ये दो वेक्टर है ये P बार है ये Q बार है तो जाहिर सी बात है ये जो तीसरा साइड है ये रहेगा इन दोनों का रिजल्टेंट अब ये जो तीसरा साइड है रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन A से C या फिर C से A तो पहला खत्म दूसरा शुरू मतलब ये हुआ पॉइंट हमारा स्टार्टिंग
तो सी से लेके ए तक, तो ये बनेगा सी ए बार इक्वल टू सी बी बार प्लस बी ए बार। तो इसको हम क्या बोलते थे, मान लीजिए अगर ये आर बार है तो आर बार इक्वल टू बी बार प्लस क्यू बार। अरे आर बार का जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ये मैग्नीट्यूड होता है फिर अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, where theta is angle between p and q। तो p किधर जा रहा, इधर जा रहा, q किधर जा रहा, इधर जा रहा, तो p बार जा रहा इधर, q बार जा रहा इधर। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना, मान लीजिए थीटा। तो हमने तुमको क्या बोले कि रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में रहता है तो u रहेगा। तो क्या रिजल्टेंट u जा रहा, तो यस रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन के अंदर जा रहा। यस ठीक है। चलो तो हमने क्या बोला ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, जब पहला वेक्टर खत्म दूसरा वेक्टर शुरू, तो जो तीसरी साइड है ये क्या देगा, रिजल्टेंट देगा। और इसका डायरेक्शन किधर से किधर देगा, पहले वाले वेक्टर का पहले पॉइंट से लेके दूसरे वाले वेक्टर का आखिरी पॉइंट। यस अब क्या हुआ, मान लीजिए कि हमें इस ट्रायंगल के अंदर तीन वेक्टर या फिर तीन फोर्सेस दिए गए और ये तीनों क्लॉकवाइज में है। एंटी क्लॉकवाइज दे दो, क्लॉकवाइज कुछ भी लो, बट साइकिल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तीन फोर्सेस है, दिस इज F1 बार, दिस इज F2 बार एंड दिस इज F3 बार। हम क्या करते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं, इन दोनों का F1 एंड F2 का। अब F1 और F2 में पहला खत्म दूसरा शुरू, तो ये पहला हुआ, तो क्या रिजल्टेंट इधर जाएगा, यस, और ये रहेगा F1 बार प्लस F2 बार का रिजल्ट। अब इधर से क्या जा रहा है बेटा, F3, इधर से आ रहा है इन दोनों का रिजल्टेंट। अब दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हुआ, लेकिन दोनों का लेंथ कैसा है, सेम, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। तो मुझे एक इधर 10 न्यूटन से खींच रहा है, ये भी 10 न्यूटन से खींच रहा, तो मेरे ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा, 0। तो यहां पर भी नेट कितना होगा, 0 होगा। तो ये बात आपको याद रखना है कि जब भी वेक्टर एक साइकिल बना दे, चाहे वो क्लॉकवाइज रहने दो या एंटी क्लॉकवाइज रहने दो, उनका रिजल्टेंट हमेशा 0 रहेगा। नीट 2019 का क्वेश्चन नहीं है, नीट 2019 में क्वेश्चन आता है बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी v बार, एक बॉडी है वो v बार वेलोसिटी से चल रही है और उसके ऊपर तीन फोर्सेस लग रहे एज शोन इन द फिगर। ऐसे कुछ तभी उसने फोर्सेस दिया था, F1 बार, F2 बार, F3 बार, और हमको कुछ ऑप्शन दिया था। The velocity of body will be increases, the velocity of body will be decreases, the velocity of body remains constant। अच्छा ऑप्शन समझो कुछ तभी नन ऑफ दिस। तो मुझे बोलो अगर बॉडी भी वेलोसिटी से चल रही है कांस्टेंट स्पीड से, उसके ऊपर भले ही तीन फोर्स लगने दो, बट ये तीनों फोर्स का रिजल्टेंट क्या, 0 आ रहा। 0 आ रहा तो कुछ फोर्स लग रहा क्या, नहीं, तो वो बॉडी है जैसी वैसी रहेगी ना। अगर उसके ऊपर फोर्स लगा तो ही उसका स्पीड एक तो बढ़ेगा, अगर हम उसका इधर से फोर्स लगाए तो उसका स्पीड घटेगा, लेकिन यहां पर कोई फोर्स लग रहा क्या, नहीं। तो उसका आंसर था द वेलोसिटी ऑफ बॉडी विल रिमेन कांस्टेंट, जो स्पीड से चल रही थी वही स्पीड से चलेगी। तो दिस इज मेरे भाई लॉ ऑफ ट्रायंगल और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके बाद है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। ये हमको मालूम होना चाहिए। क्या भाई मान लीजिए ये एक पैरेललोग्राम है, ज्यांचे मराठी मीडियमचे विद्यार्थी आहेत आपले वाले जास्त असतात, आपल्याला माहित नसतं का पॅरॅललोग्राम म्हणजे काय। तर पॅरॅललोग्राम म्हणजे समांतरभुज चौकोन, बरोबर आहे। असा चौकोन ज्याच्या समोरासमोर बाजू ह्या एकमेकांना एकरूप पण असतात आणि समांतर असतात, ठीक है। तर हा झाला पॅरॅललोग्राम। तो यदि मान लीजिए ये वाला p बार है तो ये पैरेलल आइडेंटिकल करते हैं, ये p बार तो ये भी p बार, ये वाला q बार तो ये भी q बार, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो पहला खत्म दूसरा शुरू, तो तुम ट्रायंगुलर लॉ यूज करो, a b c d। तो ट्रायंगुलर लॉ से हम बोल सकते हैं कि भाई ये जो a से लेके c तक जो वेक्टर जाएगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, ab बार प्लस bc बार इक्वल टू ac बार। मग लिहा ab बार
प्लस बी सी बार इज इक्वल टू ए सी बार, मतलब इज पी बार प्लस क्यू बार इज इक्वल टू आर बार। तो ये हुआ पी बार प्लस क्यू बार। ऊपर जाओ, क्यू बार प्लस पी बार इक्वल टू मिलेगा, तो वेक्टर में हमने p बार प्लस q बार ऐसा लिखे क्या, या फिर q बार प्लस p बार ऐसा लिखे क्या, कोई दिक्कत नहीं है। हम p बार प्लस q बार भी लिख सकते हैं, इसको पहले q बाद में p लिखे तो भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो एक डायगोनल हुआ, तो ये p बार प्लस q बार का यही रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना रहता है, वही तो पढ़ रहे हैं हम लास्ट लेक्चर से, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। मैग्नीट्यूड रहता है इतना, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। खत्म, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन इसके बारे में मैं कुछ एक दो पॉइंट और बताऊंगा, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, हमको बाद में जाके वेक्टर प्रोडक्ट में पढ़ेंगे और काम आएंगे। तो बेटा ये वाला जो डायगोनल है, ये वाला डायगोनल बीडी हम इसको भी ड्रॉ करते हैं। अब ये वाला डायगोनल पे भी कुछ ना कुछ तभी रिजल्टेंट आने वाला है, एक वेक्टर आने वाला है, इसका डायरेक्शन में मान लीजिए कुछ तभी यू मान लेगा, ठीक है, डी से लेके पी तक। तो इस वाले ट्रायंगल में आप ए बी बी है ना, ये वाले ट्रायंगल में ए डी बी, तो इधर कौन जा रहा, क्यू बार जा रहा, सही है। ये वाला नहीं मालूम, वो डायगोनल को नाम से उसका भी d2 बार। तो हमारे पास एक डायगोनल है d1 बार इक्वल्स टू p बार प्लस q बार, हमारे पास ये एक डायगोनल है। अब ये दूसरा डायगोनल को नाम दे d2 बार और ये जा रहा है इधर p बार। तो ट्रायंगुलर लॉ जब हम लगाएंगे तो हम बोलेंगे पहला खत्म दूसरा शुरू। तो पहला खत्म दूसरा शुरू, q बार प्लस d2 बार इज इक्वल टू p बार। तो d2 बार इक्वल टू क्या हुआ रे, तो वो हुआ p बार माइनस q बार। तो अब याद रखना एक चीज, जब भी हम पैरेललोग्राम पढ़ेंगे तो पैरेललोग्राम का एक डायगोनल, बड़े वाला डायगोनल वो रहेगा p बार प्लस q बार, और छोटे वाला डायगोनल रहेगा p बार माइनस q। ओके, यस, डन, ठीक है। तो फिर अभी हमको क्या मालूम पड़ा कि पैरेललोग्राम का एक डायगोनल p बार प्लस q बार, दूसरा डायगोनल p बार माइनस q बार। अच्छा, उसके बाद लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ वेक्टर एडिशन। मान लीजिए बहुत सारे हमें वेक्टर दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से, और इनका रिजल्ट निकालना है, ठीक है। ये है a बार, b बार, c बार, d बार एंड e बार। तो मुझे बोलो ये a और b का रिजल्ट नहीं बनेगा, a बार प्लस b बार, तो a बार प्लस b बार खत्म तो c बार शुरू, तो ये क्या रहेगा a बार प्लस b बार प्लस इसमें c बार रहेगा। अब यहाँ पे हम ये खत्म तो इन्हें शुरू, तो ये होगा इसका रिजल्ट। अब ये बोलेंगे a बार प्लस b बार प्लस c बार प्लस d बार, इसमें और एक b बार ऐड करो तो ये हो जाएगा a बार प्लस b बार प्लस c बार प्लस d बार प्लस e बार। लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ वेक्टर एडिशन। कुछ भी नहीं, हर जगह पर लॉ ऑफ ट्रायंगुलर लगाते चलने का, तुमको हर चीज जो है तो फाइंड करते आएगी। यस बच्चों, तो ये था दो वेक्टर का रिजल्टेंट, ठीक है। हमने बहुत इसके बारे में जो है चर्चा करें, और भी चर्चा होगी जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नीट जेड वाली के, तब हमको ये फिर से कांसेप्ट काम आएंगे। आपने जो दोस्तों अच्छे से याद रखना। चलो अब हम पढ़ने जा रहे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अभी तक हमने क्या करे, दो वेक्टर का रिजल्टेंट बनाया, मतलब दो का इक्विवेलेंट एक बनाया। अब हम क्या करेंगे, एक को दो हिस्सों में बांटेंगे। तो स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू टू और मोर कंपोनेंट इज कॉल्ड एज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग मजेदार कांसेप्ट है, और हमें रिजोल्यूशन करते आना
चाहिए। हमारे फिजिक्स में हम उन्हीं वेक्टर को पहचानते जो तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो या फिर अलॉन्ग जेड एक्सिस हो। जो इंसान अलॉन्ग एक्स एक्सिस चल रहा 2 मीटर पर सेकंड से, हम उसका वेलोसिटी बोलते 2i। जे पे है तो 2j, वाई एक्सिस पर है और जेड एक्सिस पर तो हम बोलेंगे 2k। लेकिन एक है जो ना अलॉन्ग एक्स एक्सिस जा रहा ना ही अलॉन्ग वाई एक्सिस जा रहा, वो इन दोनों में से नहीं जा रहा, वो कुछ तो भी ऐसा इधर जा रहा। ठीक है, तो ये चल रहा मान लीजिए इधर 10 मीटर पर सेकंड से। उन्हें शुरुआत में मान लीजिए यहाँ पे था पॉइंट ए पर, अब कहां पर है पॉइंट बी पर। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस में इतना डिस्टेंस था और अलॉन्ग वाई एक्सिस में ये इतना डिस्टेंस था, ये वाला। तो इसका मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस पर भी है और अलॉन्ग वाई एक्सिस पर भी है, 2 डायमेंशन पर है। तो जब हमको सेपरेट स्टडी करना है तो इसके वेक्टर को, वेलोसिटी वेक्टर को हमें रिजॉल्व करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रिजॉल्व। जो भी वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस नहीं है, वो बीच में जा रहा है ना, तो उसको हम क्या करेंगे? रिजॉल्व करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी देखो मेरे पास कितनी है, तो हमारे पास ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, तो वेक्टर ऐसा जा सकता, ऐसा जा सकता, ऐसा जा सकता, ऐसा जा सकता। ठीक है, यस। तो ये जब इधर जा रहा तो मतलब राइट में भी जा रहा और ऊपर भी जा रहा, तो ये होगा उसके 2 कंपोनेंट। ये वेक्टर में मान लीजिए p बार, ये एंगल है थीटा, तो हम इसको बोलेंगे p cos थीटा और इसको बोलेंगे p sin थीटा। हमेशा याद रखना थीटा के साथ cos होता है, थीटा के साथ cos होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? स्पीकर का वॉल्यूम उसको तेज पसंद है, बेबी को क्या पसंद है बेटा? बेबी को बेस पसंद है। बेबी, बेबी को बेस पसंद है और थीटा वो कॉस पसंद है। याद रखने का, बेबी को बेस पसंद है, थीटा को कॉस पसंद है, तो पी क्या हो जाएगा? पी कॉस थीटा। तो ये होगा पी साइन थीटा। यस, चलो ये वाला वेक्टर पी बार है, एक कंपोनेंट राइट में, एक कंपोनेंट नीचे। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो ये होगा बेटा p cos थीटा, तो ये हो जाएगा p sin थीटा। ठीक है, चलो इधर एक कंपोनेंट लेफ्ट में, एक कंपोनेंट नीचे। अब ये वाला वेक्टर p बार है, अब इसको हम कहते हैं थीटा। तो ये क्या होगा बोलो? बेबी को बेस पसंद है, थीटा को cos पसंद है, तो ये हुआ p cos थीटा, तो ये होगा p sin थीटा। ये वाले को 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करो। ठीक है, ये वाला वेक्टर p बार है, ये एंगल थीटा है, तो हम इसे कहते हैं p cos थीटा और इसे कहते हैं p sin थीटा। ठीक है, यस। अब आ जाओ, ये p बार को हम कैसा लिखेंगे? p बार इक्वल टू p cos थीटा i। i को लिख रहे अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, अलॉन्ग वाई एक्सिस बात कर लेते हैं j प्लस p sin थीटा j। यहां पर आ जाओ, अब इस p बार को हम क्या लिखेंगे? p cos थीटा i माइनस p sin थीटा j। तेरा सवाल रहेगा सर तुमने यहां पर माइनस क्यों लिखे? तो देख sin थीटा कहां जा रहा? नीचे। तो हमारे वेक्टर में याद रखने का, राइट में जाने वाला पॉजिटिव, लेफ्ट में जाने वाला नेगेटिव, ऊपर जाने वाला पॉजिटिव, नीचे जाने वाला नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव, ओए अरे देखो कच्चा बादाम है ना, तो कच्चा बादाम नहीं करने का है। ठीक है, तो ये हुआ p cos थीटा i माइनस p sin थीटा j। चलो ये वाला क्या होगा? p बार इक्वल्स टू माइनस p cos थीटा i प्लस p sin थीटा j। ये लेफ्ट में जा रहा ना माइनस, अलग एक एक्सिस से i लिखे, अलग y एक्सिस से ऊपर जा रहा मतलब प्लस p sin थीटा j। चलो यहां पर p बार इक्वल्स टू माइनस p sin थीटा i
माइनस पी कॉस थीटा जे। इसे कहते हैं रिजोल्यूशन। हम वेक्टर को क्या कर रहे हैं, अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिजॉल्व कर रहे हैं। तो हमने जो रिजॉल्व करे ना, इन्हें कहा जाता रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। क्या कहा जाता, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अगर मैं बोलूं कि एक बॉडी इन नॉर्थ डायरेक्शन 2 मीटर चली, कितने मीटर चली, 2 मीटर, तो तुम क्या बोलेंगे फिर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2j बराबर है। अगर मैं बोलूं कि उन्हें 2 मीटर ईस्ट में चला, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 2i। अगर मैं बोलूं कि उन्हें फिर से कुछ दूरी साउथ वेस्ट में चला, अब ये जब साउथ वेस्ट में जाएगा, तो साउथ वेस्ट में जब जाएगा तो ये आई जे आई है अच्छे है, हम बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते। तो ये वाले केस में बेटा हम इसको ऐसा क्या करते, रिजॉल्व करते। तो मान लीजिए साउथ वेस्ट कुछ तभी चला 2√2, कितना चला, 2√2, और ये एंगल 45 है। तो रिजॉल्व करो, 2√2 cos 45 और ये वाला हो जाएगा 2√2 sin 45। sin 45 वैल्यू 1/√2 कैंसिल, तो ये कंपोनेंट भी हुआ 2, cos 45 कितना बेटा 1/√2, इसका भी कैंसिल, तो ये भी होगा 2। तो जो तीसरा डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ फिर, -2i - 2j। लिखिए क्या नहीं लिखिए, हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे। तो हम जो वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस नहीं है उसे हम क्या कहते हैं, रिजॉल्व करते हैं। और उसको रिजॉल्व करने के बाद उसका अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंपोनेंट फाइंड करते हैं। तो जो p cos थीटा p sin थीटा हम बोल रहे हैं, ये क्या हुए, ये हुए कंपोनेंट। यस, चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अभी हमने जो रिजॉल्व करे ये 2 एक्सिस पे करे, अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब हम क्या करते हैं, 3 एक्सिस पे रिजॉल्व करते हैं। तो इफ एंगल मेड बाय p बार with x, y and z axis are alpha, beta and gamma, then ठीक है, अगर से कोई वेक्टर में x एक्सिस के साथ बनाया अल्फा एंगल, y के साथ बनाया बीटा एंगल और z के साथ बनाया गामा एंगल, ठीक है, तो हम उस वेक्टर को लिखेंगे p बार इक्वल्स टू p cos अल्फा i प्लस p cos बीटा j प्लस p cos गामा k, ठीक है। इन्हें x के साथ अल्फा बनाया था, तो जब हम p बार को अलोंग x एक्सिस रिजॉल्व करेंगे तो थीटा को cos पसंद है, तो वो जगह p cos अल्फा। उन्हें y एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, बीटा, जब हम p बार को y पे रिजॉल्व करेंगे p cos बीटा, z पे रिजॉल्व करेंगे p cos गामा। तो अलोंग x एक्सिस उसका कंपोनेंट क्या हुआ, p cos अल्फा, p cos बीटा j y एक्सिस पे, और z एक्सिस पे p cos गामा के, वेयर cos अल्फा cos बीटा and cos gamma are called डायरेक्शन कोसाइन। इन्हें क्या कहा जाता, डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता। अभी हमसे वो पूछेगा कि भाई डायरेक्शन कोसाइन में क्या रिलेशन होता है, तो हमें डायरेक्शन कोसाइन का रिलेशन फाइंड करना है। तो देखो फिर वो रिलेशन क्या होगा। यदि मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो तुम बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड रहता p इक्वल टू अंडर रूट ऑफ i वाले का स्क्वायर, j वाले का स्क्वायर, k वाले का स्क्वायर। तो फिर p स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस p स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा प्लस p स्क्वायर cos स्क्वायर गामा, स्क्वायरिंग वन बोथ साइड। तो ये p का स्क्वायर हो गया, ये 2 की हट गई, हर जगह से p स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये बचा
cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। तो बेटा p स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल। तो ये क्या बचा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा is equal to 1, and this is relation between direction cosine। आई बात समझ में? ठीक। अभी हमसे वो क्या और पूछेगा, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन साइन। हमें डायरेक्शन साइन में रिलेशन मालूम करना है। तो वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1। तो बेटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होगा। तो ये cos स्क्वायर अल्फा की जगह पे को लिखेगा 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, माइनस साइन हर जगह से कॉमन लो, तो ये बचा sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ठीक है। अभी ये माइनस को हम उधर भेजेंगे, वो 1 को इधर उतारेंगे, तो 3 माइनस 1 कितना 2। तो फाइनली हम यहां पर लिख देते sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या हुआ, तो उन्हें हुआ 2। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा कितना 1, sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा ये कितना हुआ, तो बोले ये हुआ 2। समझे? ये है मेरे भाई रिजोल्यूशन। अब इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि a बार इक्वल टू तभी 2y माइनस j प्लस 2k है। अब हमसे कहा जाएगा कि फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ a बार। डॉलर घुमाने की बात नहीं है, उसका जब तुम सॉल्यूशन लिखेंगे तो तुम बोलेंगे a बार क्या है बेटा 2y माइनस j प्लस 2k। एक्चुअली वेक्टर डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में क्या है, तो वो रहता a बार इक्वल्स टू a cos अल्फा प्लस a cos बीटा j प्लस a cos गामा k। ऐसे रहता ना। ओके, अब मुझे बोल ये a मतलब क्या है, तो इस a बार का मैग्नीट्यूड है, तो हम वो a बार का मैग्नीट्यूड निकाल के देंगे। तो यहां से जब हम इस वाले a बार से जब हम a निकालेंगे a, तो a क्या होगा बेटा अंडर रूट ऑफ i वाले का स्क्वायर 2 का स्क्वायर j वाले का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर फिर से 4 4 आंसर आ रहा है 9 9 का स्क्वायर बेटा कितना 3। तो ये मैग्नीट्यूड आया 3। अब क्या करने का, कंपेयर करने का। वी हैव टू फाइंड दिस cos अल्फा, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन मतलब cos अल्फा निकालना है। तो i के साथ यहां पर कितना है a cos अल्फा इज इक्वल टू i के साथ यहां पर क्या है 2 है, तो cos अल्फा इक्वल्स टू 2 अपॉन a। तो 2 अपॉन a का वैल्यू कितना बेटा 3, तो वो हो जाएगा 2। इसी प्रकार से मुझे बोल a cos बीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, वो हो जाएगा इक्वल टू -1। तो cos बीटा इक्वल टू -1 अपॉन a और a का वैल्यू कितना 3, तो -1/3। तीसरा हो जाएगा a cos गामा इज इक्वल टू 2, तो cos गामा इक्वल टू 2 अपॉन a का वैल्यू 3, तो ये होगा 2 अपॉन 3। आई बात समझ में? अभी मैं जब नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा तो तुम अभी क्वेश्चन लिखते लिखते ही पैसा नहीं गिनते, क्योंकि जब तक कोई चीज हमको मालूम नहीं रहती तब तक वो हमारे लिए मुश्किल है। जब जो चीज मालूम हो गई कि भाई इसको ऐसा ऐसा करना है, तो फिर तो भाई आंसर क्लियर हो जाता। ठीक है, अभी देख बेटा हमसे कहा गया a बार इक्वल्स टू है i माइनस 2j प्लस k। सेम क्वेश्चन, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड। तो
1 प्लस 4 प्लस 1 तो वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा √6 बेटा। अब हमें निकालना है cos अल्फा। अब cos अल्फा क्या होता है, जो भी i का कोएफिशिएंट है इसे डिवाइड करो उसके मैग्नीट्यूड से। तो चलो हम इसे डिवाइड करते हैं इसके मैग्नीट्यूड से, तो 1/√6 हो जाएगा क्योंकि i का वेक्टर यहाँ पे 1 है। इसी प्रकार से cos बेटा -2 अपॉन √6 cos गामा 1 अपॉन √6। आई बात समझ में? तो ये हुआ डायरेक्शन कोसाइन। यदि हमसे पूछता है कि डायरेक्शन साइन फाइंड करो, ये वाला क्वेश्चन कहता है फाइंड डायरेक्शन साइन, तो हम डायरेक्शन साइन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइन। अब हमको मालूम sin स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। sin अल्फा इक्वल्स टू, सॉरी कुछ लोग बोलेंगे सर कहां से आया, देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो sin थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रे, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो निकालेंगे sin अल्फा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos अल्फा का वैल्यू कितना 1/√6, उस 1/√6 का स्क्वायर करें तो 1/6, तो √6 में से 1 गया 5/6, तो ये हुआ sin अल्फा। इसी प्रकार से हम निकाल सकते sin बीटा, तो बोलो फिर sin बीटा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos बीटा का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो 2 अपॉन √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, तो 6 माइनस 2 4 अपॉन √6, 4 का स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय √6, तो ये हुआ sin बीटा। अब हम निकालेंगे sin गामा, वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर गामा, cos गामा 1 अपॉन √6 स्क्वायर करेंगे तो 1/6, 6 माइनस 1 5, तो वो हो जाएगा बेटा √5 अपॉन 6। तो इस प्रकार से हमने डायरेक्शन कोसाइन निकाले और डायरेक्शन साइन भी निकाले। ठीक है।